दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए दोस्तों, जिसका भी आज एग्जाम हो गया आरपीएफएसआई का, उसका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। और जिसका आगे एग्जाम है, आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ बात को आज का हम बताएंगे। और उसी के आधार पर दोस्तों, जिस तरह की आपका एग्जाम हुआ है, उसी के आधार पर दोस्तों हम आपको क्वेश्चन लिए हैं। आपको हम बता दें कि दोस्तों थोड़ा सा मैथ जो है, मैथ और यहाँ पर बोल सकते हैं रीजनिंग। मैथ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि आप दोस्तों 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं था। और रीजनिंग भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दो चार क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है टाइम टेकिंग देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे जो परेशान किया है वो आपका जीके जीएस है। लेकिन आपको हम बता दें कि जीके जीएस भी उतना ज़्यादा नहीं था भारी। अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट आराम से किए होंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आपको हम बता देते हैं कि जीके में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जो है याद रखेगा, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि मध्यकालीन भारत से। और दोस्तों आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो जिसने भी अभी तक पॉलिटी का मैराथन नहीं देखा है, उस पॉलिटी को देख लीजिएगा। जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा उस वीडियो से आपका बन जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। जिसका भी कल एग्जाम है दोस्तों, वो पॉलिटी का मैराथन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह की आज एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर दोस्तों हम आपको आज प्रश्न लिए हैं। ये दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। जिसका आगे एग्जाम है वो इस वीडियो को निरंतर देखिएगा। और दोस्तों आपका कल या परसों जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री का हम मैराथन ला देंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मेडिवल हिस्ट्री में हम करा देंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं, आपका बिना टाइम गंवाए हुए। देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर आज, भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। ये आज का उसी के आधार पर दोस्तों आपका ये प्रश्न है। तो बोल रहा है 1975 में जो आपातकाल घोषित हुआ तीसरी बार, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनका कार्यकाल अगर देखिएगा दोस्तों, तो 1900 लगभग बोल सकते हैं 69 से लेकर 75 तक इनका कार्यकाल है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात आता है यहाँ पर आपातकाल। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपातकाल की चर्चा संविधान में कहाँ पर है। तो याद रखिएगा भाग 18 में है। क्या दोस्तों, भाग 18 में है। जैसे दोस्तों आज आपका जो एक चीज बता देते हैं, जैसे आपका एक पूछा था क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, क्या क्या कितने अनुच्छेद में है, तो आपका 148 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि जो भी पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग आपातकाल। आपातकाल की संख्या किस में है, तो भाग 18 में है। और अनुच्छेद की बात करिएगा दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक 352 होते हैं, एक 356 होते हैं और एक 360 होते हैं। तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपातकाल कौन कौन होते हैं। एक होते हैं दोस्तों, याद रखेगा, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होते हैं दोस्तों, क्या रखेगा, राष्ट्रपति शासन। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। और एक होते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलिएगा, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 आर्टिकल में की गई है। और राष्ट्रपति शासन 300 बोल सकते हैं 56 आर्टिकल में है। और वित्तीय आपात 360 में है। तो वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन बात करिएगा दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ पर लगा गया है, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर सबसे पहला पूछेगा 1951 में कहाँ पर लगा गया था, तो याद रखिएगा पंजाब में। कहाँ पर दोस्तों, पंजाब में लगा था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय आपात जो ये 352 है दोस्तों, ये 3 बार लगाए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो लगा है 1962 में, उसके बाद 1971 में और ये 1975 में। तो ये जो 1975 में लगाया गया था, उस समय कौन था भारत का राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। केंद्र राष्ट्र संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। देखिए केंद्र राष्ट्र संबंध की चर्चा संविधान के भाग दोस्तों कितना में है, तो याद रखिएगा भाग 11 में इसकी चर्चा की गई है। और ये दोस्तों याद कीजिएगा, तो ये दोस्तों राज्यपाल का जो पद होता है, ये केंद्र और राज्य के संबंध का विवाद का कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक जो होता है राज्य में, केंद्र में होता है राष्ट्रपति और राज्य में होता है राज्यपाल। तो इसी के दोनों दोस्तों ये याद रखिएगा केंद्र राष्ट्र संबंध में। केंद्र राष्ट्र संबंध से कौन कौन आयोग होते हैं, तो याद रखिएगा एक होते हैं दोस्तों सरकारिया आयोग। क्या दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1988 में। लेकिन ये अपना रिपोर्ट कब पारित किए थे, तो 1989 में। तो यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 6 के बारे में बता गया दोस्तों। तो 6 में दोस्तों क्या बता गया है, याद रखिएगा राज्य के बारे में। और ये दोस्तों यहाँ पर है 167 से लेकर 212। जब आप विधानमंडल देख रहे होंगे तो आपका आंसर 168 से लेकर 12 हो जाएगा।
यहाँ पर थोड़ा-सा समझिए दोस्तों विधानमंडल। क्या दोस्तों? विधानमंडल। जिस तरह दोस्तों संसद के 3 भाग होते हैं, उसी तरह दोस्तों विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं। एक होते हैं दोस्तों क्या बोलिएगा विधानसभा। क्या दोस्तों? विधानसभा। एक होता है दोस्तों आपको याद रखना है विधान परिषद। क्या दोस्तों? विधान परिषद। और तीसरा दोस्तों आप बात करिएगा तो एक होता है राज्यपाल। क्या दोस्तों? राज्यपाल होता है। ये दोस्तों विधानमंडल के 3 अंग हैं। क्या दोस्तों? विधानमंडल के 3 अंग हैं। विधानसभा की चर्चा संविधान के 170 आर्टिकल में है। विधान परिषद से संरचना की बात करेगा, यहाँ पर दोस्तों संरचना की बात करेगा तो ये दोस्तों 100 कितना में है दोस्तों? याद रखिएगा 69 में। और अगर इसका दोस्तों याद रखिएगा गठन का बात करेगा तो ये दोस्तों कितना में है? 171 में। ठीक है। अब आपको ये चीज़ रखना चाहिए कि विधान परिषद जो सभी राज्यों में नहीं है, तो विधान परिषद याद रखिएगा भारत के 6 राज्यों में है। उसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? तो तू भी मजा कर। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉलिटी में बन सकते हैं। तू भी मजा कर। टी से हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बीएचआई से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, याद रखिएगा, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो यहाँ से इन चीज़ों को एकदम आपको याद रखनी है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए 2 या अधिक राज्यों के दोस्तों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जब बात करेगा, तो ये दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा संसद इस पे कानून बनाता है। जब दोस्तों 2 राज्य आपस में सहमति कर ले और संसद उस पे कानून बनाए, तो इसकी चर्चा दोस्तों याद रखिएगा, ये संसद द्वारा पारित एक कानून होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उच्च न्यायालय की चर्चा कितना में दोस्तों? तो याद रखिएगा 214 आर्टिकल में। कहाँ पर दोस्तों? 214 आर्टिकल में उच्च न्यायालय की चर्चा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो ये दोस्तों 124 आर्टिकल में है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेगा तो ये 233 आर्टिकल में है। तो इन चारों चीजों को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट वो 10 वाला पिछले वाला नहीं देखे हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। एक बार दोस्तों आप जो नहीं देखें, जिसका कल एग्जाम है, वो दोस्तों जाके जरूर देख लीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट अभी एग्जाम तक चलेगा दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम है, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड के द्वारा आदेश दिया गया है कि उस क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं किया जाए, लेकिन दोस्तों उसी के क्वेश्चन के हूबहू आपको हम प्रश्न करा रहे हैं। आपको आइडिया चल जाएगा। अगर आप समझदार स्टूडेंट होंगे तो आप वहां से आप भांप सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? ये चीज देख ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्नकाल व संसद के सदन के कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों संसद। संसद की चर्चा संविधान के 79 नंबर आर्टिकल में की गई है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। संसद में दोस्तों 3 बहस चलते हैं। एक दोस्तों होते हैं आपका याद रखिएगा प्रश्नकाल। क्या बोलिएगा दोस्तों? प्रश्नकाल। उसके बाद दोस्तों एक होता है दोस्तों आपका शून्यकाल। और तीसरा बात रखिएगा तो दोस्तों ये बीच के दोस्तों संवाद का बोल सकते हैं कड़ी होता है। ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब साधारण बहस बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार का होता है। तो प्रश्नकाल कहाँ से चलता है दोस्तों? 11 से लेकर 12 के बीच चलता है प्रश्नकाल। और शून्यकाल याद रखिएगा दोस्तों 12 से 1 के बीच चलता है शून्यकाल। और दोस्तों संवाद याद रखिएगा 1 से लेकर 3 चलता है। यहाँ पर दोस्तों ये शून्यकाल जो है ये याद रखिएगा भारत की देन है। क्या दोस्तों? भारत के द्वारा निर्मित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्नकाल और दोस्तों साधारण बहस जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, इसीलिए दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो शून्यकाल दोस्तों भारत की देन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य। देखिए दोस्तों संसद का कार्य 245 के अनुसार दोस्तों संसद का कार्य ये होता है कि याद रखिएगा दोस्तों वो जो है कानून बना सकता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? 245 के अनुसार बोला गया है कि संसद दोस्तों कानून बना सकता है। किसी भी विधेयक पर दोस्तों कानून कौन बनाएगा? तो याद रखिएगा संसद बनाएगा। तो ये चीज बोला गया। ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कोई भी दोस्तों याद रखिएगा विधेयक पारित हुआ या तो लोकसभा से होगा या तो राज्यसभा से होगा। ठीक है? और उसके बाद दोस्तों कहाँ पर जाएगा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से जाएगा। और राष्ट्रपति ही दोस्तों याद रखिएगा इस पे अधिनियम बनाएगा। और अधिनियम को ही लास्ट में क्या बोला गया? याद रखिएगा कानून बोला गया, या इसी को दोस्तों विधि बोला गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? देखिए दोस्तों एक था दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल। क्या दोस्तों? अंतरिम मंत्रिमंडल। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। और ये किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों विदेश मंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बलदेव सिंह दिख रहा होगा, तो याद रखिएगा ये कौन थे दोस्तों? तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बीबी गिरी याद रखिएगा दोस्तों भारत के चौथे क्रम के दोस्तों राष्ट्रपति थे, तो ये चीज ध्यान देनी है। और दोस्तों ये याद रखिएगा द्वितीय मतगणना के आधार पर कौन जीता था? तो याद रखिएगा करना किसके समय पड़ा था? तो याद रखिएगा बीबी गिरी के समय। ठीक है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। भारत का प्रथम दोस्तों याद रखिएगा क्या हुआ? उपराष्ट्रपति हुए। और बात कीजिएगा दोस्तों तो ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए। क्या दोस्तों? द्वितीय राष्ट्रपति हुए। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। यानी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है। देखिए राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की चर्चा जो आया गया है पदनाम, यह राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पर दोस्तों संविधान के 61 नंबर अनुच्छेद पर आता है। ठीक है, और बात करिएगा दोस्तों महाभियोग, तो महाभियोग दोस्तों लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। अगर लोकसभा लाएगा तो दोस्तों उसको 100 प्रस्तावक की जरूरत है, और दोस्तों राज्यसभा लाएगा तो उसको दोस्तों याद रखिएगा 50 प्रस्तावक की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगर उसको पास करवाना होगा, कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो याद रखिएगा 2/3 सदस्य। क्या दोस्तों 2/3 सदस्य, यहाँ पर 2/3 नहीं दिया है, तो 2/3 नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में, तो थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति का पद के बारे में कहां पर चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया, ये चीज ध्यान दीजिए। अनुच्छेद यहाँ पर 53 में बोला गया दोस्तों कार्यपालिका शक्ति, क्या बोलिएगा, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 में बोला गया दोस्तों क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि निर्वाचन मंडल कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। 55 में क्या बोला गया दोस्तों, निर्वाचन पद्धति, क्या दोस्तों, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। 56 में दोस्तों क्या बोला गया, पद यानी पदभक्ति, यानी कि बोल सकते हैं इनका कार्यकाल, कार्यकाल कितना दिन होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा शपथ ग्रहण से 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। 57 में क्या बोला गया दोस्तों, पुनः निर्वाचित, यानी कि राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन हो सकता है, लेकिन अभी तक भारत के मात्र एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 58 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या क्या रहना चाहिए, ये चीज बोला गया। 59 में दोस्तों शर्त के बारे में बताया गया है, और दोस्तों 60 में क्या बोला गया, शपथ के बारे में, और दोस्तों 61 अभी तुरंत हमने बताया आपको क्या बताया गया है, याद रखिएगा महाभियोग के बारे में। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है, ये चीज पूछ सकता है, तो याद रखिएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दूसरे शिफ्ट में दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित पूछे गए थे, इसीलिए हमने अपने राष्ट्रपति को यहाँ पर पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए बात आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की चर्चा दोस्तों संविधान के किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 4 के क में है। अनुच्छेद की बात करेगा दोस्तों तो 51 के क में है। अच्छा दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0 थे। प्रथम बार दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसमें दोस्तों याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद दोस्तों एक 66वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, इसमें दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता का कर्म है कि उसको शिक्षा देना अनिवार्य है, यह चीज बोला गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार बताया गया। और ये दोस्तों बढ़कर कितना हो गए, 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य को जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये किस समिति के द्वारा, याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर दोस्तों इसको लागू किया गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर से याद रखिएगा देश की रक्षा करना, ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। दार्शनिक स्वभाव, ये आपका नहीं होगा, दार्शनिक की बात नहीं करता है मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया। कहां से दोस्तों, रूस से लिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक असल्फियम अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो यहूदियों को दोस्तों कौन सा राज्य नहीं देता है, केरल। क्या दोस्तों, केरल। तो केरल से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केरल का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम है। कहाँ दोस्तों, तिरुवनंतपुरम है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों केरल में दोस्तों एक नौका दौर होता है। क्या दोस्तों, नौका दौर होता है, तो वो किस झील में होता है, तो याद रखिएगा वेम्बनाथ झील में। क्या दोस्तों, वेम्बनाथ झील में। एक दोस्तों और झील है, कौन, याद रखिएगा अष्टमुदी झील। क्या दोस्तों, अष्टमुदी झील। तो ये दोनों झील कौन प्रकार का है, तो याद रखिएगा लैगून झील है। क्या दोस्तों, लैगून झील है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा केरल की भाषा क्या है, याद रखिएगा मलयालम भाषा है। अच्छा मलयालम और कहाँ की भाषा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की भाषा भी क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मलयालम है। केरल में दोस्तों एक नदी है, याद रखिएगा कौन नदी है, पेरियार नदी। क्या दोस्तों, पेरियार नदी है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1956 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो 1956 में दोस्तों मैसूर राज्य जो है ये कर्नाटक राज्य जो है मैसूर के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक, कर्नाटक का दोस्तों राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा बेंगलुरु राजधानी है। अच्छा कर्नाटक में दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों ये एक पहाड़ी है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ी बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बाबा की बुदन की पहाड़ी पर याद रखिएगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, इसलिए
कर्नाटक राज्य जो है कॉफी के लिए उत्पादित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ याद रखिएगा दोस्तों केजीएफ है दोस्तों, किसान गोल्ड फील्ड है। और दोस्तों एक याद रखिएगा एचईएफ है, एचजीएफ यानी कि हट्टी गोल्ड फील्ड। ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखिएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों कर्नाटक याद रखिएगा दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो बात करता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दोस्तों बहुत ही पहले पाया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों पूरा पाषाण काल लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नवपाषाण काल में दोस्तों किसका हुआ था? तो याद रखिएगा पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में दोस्तों आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिया का हो गया। और दोस्तों कृषि के भी साक्ष्य कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर से ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद दोस्तों किससे है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें दोस्तों ऋग्वेद की चर्चा भी होती है, अथर्ववेद की और सामवेद की। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी लेके चल सकते हैं, सबसे अधिक बार ऋग्वेद में ही चर्चा हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उपनिषद की संख्या कितना है दोस्तों? तो 19 उपनिषद की संख्या है। यहाँ पर बात आता है दोस्तों वेद। वेद कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। याद रखिएगा दोस्तों एक होता है वेदत्रयी। क्या दोस्तों? वेदत्रयी होता है। वेदत्रयी की चर्चा दोस्तों याद रखिएगा इसमें कौन वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद दोस्तों याद रखिएगा शामिल इसमें नहीं है। तो इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर। और ये दो दोस्तों चारों वेद होता है, चारों वेद को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको याद रखिएगा संहिता बोलते हैं। क्या दोस्तों? संहिता बोलते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म में दोस्तों दो धर्म संप्रदाय था। एक था दोस्तों क्या? दिगंबर। क्या दोस्तों? दिगंबर था। और एक दोस्तों आपका क्या था? स्वतंबर। क्या दोस्तों? स्वतंबर था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। दिगंबर दोस्तों याद रखेगा वस्त्र धारण नहीं करता था। और दोस्तों स्वतंबर जो है याद रखेगा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या दोस्तों? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दोस्तों दिगंबर जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखेगा भद्रबाहु। कौन दोस्तों? भद्रबाहु थे। और श्वेतंबर का कौन था? याद रखिएगा स्थूलभद्र। क्या दोस्तों? स्थूलभद्र था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म है, तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेनी चाहिए कि जैन धर्म का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। क्या दोस्तों? अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी, ऐसे ही संस्थापक पूछेगा तो यह हो जाएगा आपका ऋषभदेव। का दोस्तों? ऋषभदेव हो जाएगा। जो जैन धर्म में याद रखिएगा कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर दोस्तों कौन हुआ? ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकर कहाँ हुए? याद रखिएगा महावीर स्वामी हुआ। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के विषय में औसत है? तो प्राचीन भारत के श्रेणी के व्यवस्था के विषय में एक गलत बोल रहा है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, हो सकता है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखती थी, बिल्कुल ठीक है। श्रेणी व्यवस्था एकमात्र उत्तर भारत में प्रचलित था, नहीं दोस्तों, ये संपूर्ण भारत में था। क्या दोस्तों? श्रेणी व्यवस्था जो है संपूर्ण भारत में प्रचलित था। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। देखिए एक दो क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से मिले हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन हमने आपको लिया है, जो कि दोस्तों प्राचीन भारत से ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कहां पर है? मध्य प्रदेश जब दोस्तों आ गया तो यहाँ पर से हो जाएगा सांची का स्तूप। क्या दोस्तों? सांची का स्तूप। याद रखेगा सम्राट अशोक ने दोस्तों कुल 14 अभिलेख जारी किए। क्या दोस्तों? अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? याद रखेगा अशोक। 14 अभिलेख जारी किए। इसमें दोस्तों याद रखेगा सबसे बड़ा अभिलेख पूछेगा तो ये हो जाएगा 7वां अभिलेख। और दोस्तों सबसे छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा रुम्मनदई का अभिलेख। क्या दोस्तों? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा जोसेफ प्रिंसेप। कौन दोस्तों? जोसेफ प्रिंसेप को याद रखिएगा अभिलेख पढ़ने का दोस्तों इसको श्रेय जाता है। अच्छा दोस्तों अशोक याद रखिएगा दोस्तों किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा दोस्तों अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। क्या दोस्तों? मौर्य वंश के शासक थे। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिंदुसार। क्या दोस्तों? बिंदुसार था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? यहाँ पर बात आता है महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी याद रखिएगा दोस्तों प्रथम तुर्की मुसलमान था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। क्या दोस्तों? प्रथम तुर्की मुसलमान था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों इसने याद रखिएगा भारत पर दोस्तों 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। और भारत पर इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। क्या दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया था, जो कि याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उस समय दोस्तों शासक कौन थे? तो भीमदेव थे, जो उसकी याद रखिएगा इनका पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
आपको याद रखना है महमूद गजनबी, याद रखेगा। अंतिम अगर इसका पूछेगा तो सोमनाथ मंदिर नहीं होगा। इसने अंतिम बार जो दोस्तों याद रखेगा स मतलब बोल सकते हैं हमला किया, वो दोस्तों जाट के विरुद्ध किया था। क्या दोस्तों? जाट के विरुद्ध किया था। जब कल हम आपको दोस्तों मध्यकालीन भारत पढ़ाएँगे तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से बताएँगे। तो ये कब किया था? 1027 ईस्वी में किए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। इसी को बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्या दोस्तों? राक्षस तंगड़ी का युद्ध इसी को बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। बात दोस्तों होता है, याद रखिएगा, ये दो युद्ध किसके विषय हुआ था? विजयनगर दोस्तों। और एक था दोस्तों कौन? याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य। क्या दोस्तों? बहमनी साम्राज्य, जिसमें कि विजयनगर का संस्थापक कौन था? इसको बसाया था कौन? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे दोस्तों। और बहमनी को कौन सा था? याद रखिएगा, हसन गंगू। क्या दोस्तों? हसन गंगू के द्वारा। विजयनगर कब बसा था? 1336 में। और बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध होता है, इसमें दोस्तों विजयनगर की पूरी तरह से पराजय होती है और दोस्तों बहमनी साम्राज्य का जीत होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता था। तो अकबर के साम्राज्य में दोस्तों सैन्य कमांडर कहा जाता था फौजदार को। किसको दोस्तों? फौजदार को। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर का जो दोस्तों याद रखिएगा, अकबर के दोस्तों याद रखिएगा, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 13 वर्ष की अवस्था में। और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अकबर, अकबर से बात आएगा दोस्तों तो याद रखिएगा द्वितीय द्वितीय याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्या दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उसमें दोस्तों अकबर का सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था? बख्त खान ने। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, एक दोस्तों इसने अकबर ने जो करा था दास पर था। उसके बाद दोस्तों तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक और क्या था दोस्तों? जजिया कर। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। दास प्रथा को कब किया था? 1562 में। और दोस्तों तीर्थ यात्रा को 1563 में। और जजिया कर 1564 ईस्वी में। एक दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, 1582 ईस्वी में इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नमक को व्यवस्था की थी। याद रखिएगा दीन ए इलाही, जिसमें कि याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहला जो हिंदू शासक था उसमें जो भाग लिया था वो कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा बीरबल था। क्या दोस्तों? बीरबल था। 1579 ईस्वी में इसने याद रखिएगा महजहर की घोषणा किया था। क्या दोस्तों? महजहर की घोषणा किया था। इतना चीज आपको अकबर के बारे में याद रखनी है। एक दोस्तों 1571 में दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों युद्ध होता है, याद रखिएगा, गुजरात विजय। क्या दोस्तों? गुजरात विजय। या ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने याद रखेगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। क्या दोस्तों? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो ये हो जाएगा मिर्च। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बात आता है दोस्तों पुर्तगाली। क्या दोस्तों? पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में क्या क्या लाया था? तो याद रखिएगा मसाला हो गया दोस्तों, मिर्च हो गया, ये सब दोस्तों कौन लाया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो बास्को डिगामा थे। कौन दोस्तों? बास्को डिगामा थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अफीम दिख रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा अफीम और दोस्तों सोरा, सोरा का उत्पादन करने वाला कौन राज्य था? तो याद रखिएगा बिहार था उस समय। कौन दोस्तों? बिहार था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्ष 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो हैदराबाद का निजाम दोस्तों 1947 में जिस समय दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा उस्मान अली इसको लेके चलिएगा। और दोस्तों जब इसका दोस्तों पोलो, ऑपरेशन पोलो के आधार पर दोस्तों जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया, तब दोस्तों वहां का कौन बना गया निजाम? याद रखिएगा मीर मोहम्मद अली खां। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक चला गया था, याद रखिएगा रियासती रियासती विभाग चलाया गया था। उसमें दोस्तों कौन कौन थे? तो याद रखिएगा ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में चलाया गया था। क्या दोस्तों? नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों सभी राज्यों को भारत में मिला लिया, लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जो कि भारत में विलय करना नहीं चाह रहे थे। उसमें दोस्तों एक था हैदराबाद। क्या दोस्तों? हैदराबाद था। उसके बाद दोस्तों एक कौन था? जूनागढ़। क्या दोस्तों? जूनागढ़ था। और एक था दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हैदराबाद को जो मिलाया गया दोस्तों याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई के आधार पर। क्या दोस्तों? पुलिस कार्रवाई के आधार पर, जिसको कि हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। जूनागढ़ को याद रखिएगा दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया। क्या दोस्तों? जनमत जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और जम्मू कश्मीर को मिलाया दोस्तों याद रखिएगा बिलई हस्ताक्षर के आधार पर। क्या दोस्तों? बिलई हस्ताक्षर के आधार पर मिलाया। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एजेंसी हाउसेज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एजेंसी हाउस जो होता है दोस्तों, ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के भारत के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रबंधन एजेंसियों का प्रचलन कलकत्ता तक सीमित था, नहीं दोस्तों बंबई तक सीमित था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो केवल एक आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालक्रम की दृष्टि के से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम थी, यानी कि कालक्रम में बताना है कि इसमें अंतिम कौन था। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1921 में ही समाप्त हो गया था। होम रूल लूंग आंदोलन याद रखेगा 1916 से लगभग 17 तक चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1922 तक चला था। तो आपको यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, सबसे अंतिम यही चला था। अच्छा, बात आता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो याद रखेगा दोस्तों इसमें जो है गोली किसने चलाया था, तो याद रखेगा जनरल आर डायर ने, और आदेश किसने दिया था, तो ओ डायर ने। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुंबई में प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो ये चीज बोला गया स्थापना किसने किया था। तो मुंबई पर दोस्तों याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। क्या दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, आर्य समाज। क्या दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। क्या बोलिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती बोलिएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा बंबई में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों, बंबई में किया गया था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ही ने दिया था। लेकिन आपको ऑप्शन में देगा स्वामी विवेकानंद, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एक चीज और दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर आत्मीय समाज को याद रखेगा। क्या दोस्तों, आत्मीय समाज याद रखेगा। और एक चीज याद रखेगा, ब्रह्म समाज। क्या दोस्तों, ब्रह्म समाज। तो आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी INC के निम्नलिखित में से किस पूर्ण अधिवेशन में की थी। तो ये कब किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों, 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है कांग्रेस का। कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया जाता है। और गठन किसने करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने करता है। किसने दोस्तों, A.O. ह्यूम ने करता है। तो ये बीच ध्यान दीजिएगा। और सबसे प्रथम जो अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो WC बनर्जी बनता है। कौन दोस्तों, WC बनर्जी बनता है। तो ये बीच ध्यान दीजिएगा। और उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे, तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए। वायसराय थे डफरिन। कौन दोस्तों, डफरिन को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो चीज बोला गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी। और दोस्तों यहाँ पर से भगवती चरण बोहरा नहीं होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अमीर चंद था, बालमुकुंद था, अवध बिहारी था। और एक चीज को याद रखिएगा, बसंत विश्वास। क्या दोस्तों, बसंत विश्वास को एकदम आपको ध्यान देनी है। ये दोस्तों याद रखिएगा हार्डिंग बम जो हुआ था ये याद रखिएगा तृतीय दिल्ली दरबार। क्या दोस्तों, तृतीय दिल्ली दरबार जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। उसी के समय दोस्तों ये हार्डिंग बम कांड हुआ था। ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और इन सभी को दोस्तों फांसी दिया गया था। और इसमें दोस्तों ये नेतृत्व किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस का जब दोस्तों नाम आने लगा तो ये दोस्तों निकल गए थे। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने द्वारा अपनाई गई थी, तो ये लीटन के द्वारा। क्या दोस्तों, लीटन। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों बर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो लाया गया था। क्या दोस्तों, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो 1878 ईस्वी में कब लाया गया था, तो याद रखिएगा किसने लाया था, लीटन ने। अच्छा, इसको समाप्त किसने किया या रद्द किसने किया, तो याद रखिएगा रिपन के द्वारा। लाया था लॉ से लाया था तो लीटन, समाप्त किसने किया था, रद्द किसने किया था, तो रॉ से रद्द, रॉ से रिपन। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग से आपको ध्यान देना है। 1857 का क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो ये भी कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों अभी तुरंत हमने बताया 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय। और लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारत दोस्तों वायसराय थे जिसका 1872 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा मौत हो जाता है। कहां पर मारता है दोस्तों, इसकी हत्या की जाती है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर जेल में, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान सही है। उषा में था दोस्तों गुप्त रेडियो प्रसारण था, बिल्कुल ठीक है। टी
केटी भाष्यम स्वतंत्र स्थानीय सरकार चलाना था। नहीं दोस्तों, ये जो था दोस्तों कौन था? चिंतू पांडे था। कौन दोस्तों? चिंतू पांडे था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चिंतू पांडे दोस्तों मजदूर और संती नहीं, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। मंतनी हजरांजा दोस्तों पुलिस स्टेशन पर हमला था। तो ये 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसके साथ दोस्तों कौन था? तो याद रखिएगा अरुणा आसफ अली। क्या दोस्तों? अरुणा आसफ अली दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे महिला के रूप में। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ये दोस्तों आज आपका टेस्ट था। आपका टेस्ट आज कैसा लगा ये चीज आपको बतानी है। और दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपको प्रत्येक दिन टेस्ट देखना है। आपको आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन था, लेकिन कल से दोस्तों और ज्यादा क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन लेंगे। तो जो भी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बता दें कि जिसने भी पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है, ज्योग्राफी का नहीं देखा है, वो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आपका जिस तरह से मध्यकालीन भारत का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, उस तरह से क्वेश्चन आपको हम मैराथन करवा देंगे, प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे और दोस्तों एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी करवा देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।